diabetes mellitus and ES treatment by intracellular bile reduction energy. Part 11. Why does diabetes insipidus not change blood sugar? It's when your pancreas does not produce enough insulin to control the amounts of glucose or sugar in your blood. Diabetes insipidus is a rare condition that has nothing to do with the pancreas or blood sugar. Instead, it happens when your kidneys produce lot of extra means यहाँ पे why does diabetes insipidus not change blood sugar? तो ये एक क्वेश्चन है कि क्या डायबिटीज इंसिपिडस में ब्लड शुगर चेंज होता है या नहीं? तो इट्स व्हेन योर पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू कंट्रोल द अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज और शुगर। यहाँ पर पैंक्रियाज जो है जब इंसुलिन प्रॉपर रिलीज नहीं करता उस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। योर ब्लड डायबिटीज इंसिपिडस इज रेयर। इसके अंदर शुगर लेवल नहीं बल्कि कंसंट्रेशन ब्लड का बढ़ जाता है, जैसे कि इसमें सोडियम एंड अदर सब्सटेंसेस इंक्रीज कर जाते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ रेयर कंडीशन, ये बहुत रेयर कंडीशन होता है और दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द पैंक्रियाज और ब्लड शुगर। इससे कुछ लेना देना नहीं है पैंक्रियाज और ब्लड शुगर से। इंस्टेड और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है और एडुलर से रिलेट करती है और वाटर डिस्चार्ज इतना हो जाता है यूरिन के जरिए कि जिसके वजह से जो ब्लड के अंदर कंसनट्रेशंस सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो डिहाइड्रेशन जैसे नॉर्मलाइज किया जाता है और कंट्रोल कर लिया जाता है यूरिन और लॉस ऑफ वाटर का, उसी कंडीशन में ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चार्ट। तो यहाँ पे देखें स्टमक गैस्ट्रिक एम्पेटिक एसिड सेक्रेशंस यहाँ पे करता है। ब्रेन फूड इनटेक, वाटर इनटेक, न्यूरो प्रोटेक्शंस और न्यूरोजेनेसिस। हार्ट एंड वेसल्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, कार्डियो प्रोटेक्शंस, कार्डियो आउटपुट, वेसो डायलेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिक्स यहाँ पर हार्ट के अंदर कम होती है, वेसो डायलेशन बढ़ जाता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है, कार्डियो प्रोटेक्शंस इंक्रीज रहता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होता रहता है। किडनी में डायरेसिस और न्यूट्रेसिस डेवलप हो जाता है। इम्यून सिस्टम बिलो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन पाया जाता है और स्केलेटल मसल्स परफ्यूजन्स इंक्रीज करता है, ग्लूकोज अपटेक हो जाता है यहाँ पर। और इंटेस्टाइन के अंदर GLP-1 इंक्रीज किया होता है जिस कंडीशन में, और ये पूरे बॉडी के आर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं, जैसे मसल्स हुआ, किडनी हुआ, इम्यून सिस्टम हुआ। ब्राउन एडिपोज टिश्यूज थर्मोजेनेसिस ये इंक्रीज कर जाता है। वाइट एडिपोज टिश्यूज परफ्यूजन, लिपोलाइज, ग्लूकोज अपटेक ये भी इंक्रीज कर जाता है। लीवर स्टेटोसिस डिक्रीज हो जाती है। VLDL एपो B100 ये डिक्रीज कर जाता है। ग्लूकोज प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाता है। फिर पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेशन बायोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाता है। सोमेटोस्टेन सिक्रेशंस ये इंक्रीज कर जाता है। बीटा सेल्स इंक्रीज कर देते हैं परफॉर्मेंस और ग्लूकोज सिक्रेशंस कम हो जाता है और बीटा सेल्स प्रोटेक्शन एपेटोसिस डिक्रीज कर जाती है। ग्लूकोज लाइक्स पेप्टाइड 1 डिस्क्रिप्शन
Description glucose-like peptide 1 is a 30 or 31 amino acid long peptide hormone driving from the tissue specific post parent uh, post post translations process. एक मिनट सर, ये स्क्रीन यहाँ पे छोटी हो रही है जैसा ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, स्मॉल कर लेते हैं साइज। ये कई बार ऐसा होता है कि सेटिंग दूसरी कंप्यूटर पे करते हैं जिसके वजह से यहाँ पर स्क्रीन पे आउट ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं। ये आ गया हार्मोन ड्राइविंग फ्रॉम द टिश्यूज स्पेसिफिक पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोसेसिंग ऑफ प्रो ग्लूकोज पेप्टाइड। इसके लिए हम यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड यहाँ पर यूज़ होगा आफ्टर मील एस्टिन, इसको हम यहाँ पे इंट्री कर देते हैं। आफ्टर मील एस्टिन देने का पर्पज़ है डायबिटीज़ के अंदर पेप्टाइड्स को बैलेंस करना। एमिनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन ड्राइविंग फ्रॉम टिश्यू जो स्पेसिफिक पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग मेंटेन करता बॉडी के अंदर, इसको मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हम एस्टेन को एंट्री कर सकते हैं। MOA, the most noteworthy effect of GLP-1 is its ability to promote insulin secretion. GLP-1 ये क्या कहता है? Promote its ability to promote insulin secretions in a glucose dependent manner as GLP. One binds to GLP-1 receptors expressed on the pancreatic beta cells. The receptors uh, the receptors collapse to G protein subunit and activates adenylate silases, thus increase the uh, productions of CAMP from ATP. तो यहाँ पर जो पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर एक्शंस होते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो ये जो हमारा फार्मूला है इलेक्ट्रोहोमोग्राफ में S5 फार्मूला बताएंगे क्या था ट्रीटमेंट में डायबिटीज़ के, याद है? पैंक्रियास को से अगर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो हम किस मेडिसिन को यहाँ पर देंगे? चलिए हम ही एक्सप्लेन करें क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट नहीं चल रहा है। यहाँ पर वही मेडिसिन लेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पैंक्रियास के सेल रेमेडीज जिसमें मेटाबॉलिक रेमेडीज भी कही जाती है S5, F1, C17, A1 और RE। कोई चीज़ अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसे प्रोड्यूस करना है, उसे जनरेट करना है, वहाँ पर हम A1 लेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है
अगर ऐसा है उसके वजह से कोई भी चीज़ बैरियर हो रही है तो हम फिर A3 यूज़ करेंगे, वरना फिर A1। हाँ A2 हो, लेकिन अब जैसे कि मुझे दोनों पे यूज़ करना है, मुझे ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करना है और मुझे वेंस को भी ड्रेन करना है, तो एट ए टाइम थ्री सरफेस पे वर्क जो करती है वो A3 करती है। अब A1 और A2, जैसे कि कुछ लोग आप देखते हो कॉम्बिनेशन में A1 और A2 दोनों मेडिसिन ऐड करते हैं, देखते हैं ना, कई बार फार्मूले में आ जाता है, लोग पैटर्न जब बनाते हैं, तो वहाँ पर A1 और A2 दोनों यूज़ करने के बजाय A3 यूज़ कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब मेडिसिन प्रोडक्शन वाला ये नहीं जानता है कि इस मेडिसिन को यूज़ करें तो ये किस सिस्टम पे काम कर रही है, उस कंडीशन में वो कंफ्यूज होता है, तो वो चाहता है कि अब चलो ठीक है ये वेन पे काम कर रही है तो ये आर्टरी पे काम करेगी, तो दोनों को एक साथ मर्ज कर देता है। इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटी, जैसे कि आप अगर दो मेडिसिन को एक साथ रखें, एंजाइट को 1 एंजाइट को 2 और या फिर एंजाइट को 3, तो इसमें आपको एक से दो प्लांट मैक्सिमम जो है चेंजेस मिलेंगे, बाकी सेम प्लांट्स होते हैं। तो जब हम सेम प्लांट्स की मेडिसिन एट ए टाइम दो मेडिसिनों को एक साथ ऐड करेंगे तो उसमें सिर्फ हमारा कहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज होगा, जो प्लांट A1 में नहीं है वो A2 में है, जो A2 में नहीं है वो A1 में है। जब हम ये A1 और A2 को दोनों एक साथ रख देंगे तो A1 और A2 वाला दोनों प्लांट इसके साथ हो जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा रहा कि A1 और A2 को बनाने का, दोनों मिला के एक साथ क्यों ना कर दिया जाए। तो दोनों मिला के जो एक साथ हो रहा है ये A3 के अंदर थोड़ा एडवांस किया गया है, तो A3 के अंदर थोड़ा हटके किया गया, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों पे काम कर रहा है। तो ये फार्मूला अच्छा, उसमें क्या हुआ, जब आपने दो अलग अलग कॉम्बिनेशन आपने मिलाया, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन, A1 का जो कॉम्बिनेशन है वो उसकी प्रॉपर्टी देख लें, A2 की जो प्रॉपर्टी है वो देख लें, दोनों के बीच में कंटेंट्स के जो प्रॉपर्टी है वो देख लें। अब उस कंडीशन में अगर आपने एक किसी मेडिसिन को मिलाया दूसरे के साथ मर्ज किया, तो उसमें पता चला जो आपने वहाँ पर 10 मीन्स 10 ml यूज़ किया है और यहाँ वो 5 ml यूज़ किया है, तो 10 एंड 15 हो गई। इन केस आपने 10 भी वहाँ यूज़ किया, 10 यहाँ भी यूज़ किया, अब आपको आरटी में 10 यूज़ करना था और वेन में 10 अलग यूज़ करना था, लेकिन आपने जब एक साथ किसी डिजीज पे इन दोनों को साथ कर दिया तो 10 10 20 हो गई। तो इसके क्या है, जो कंसंट्रेशन है मेडिसिन का वो इंक्रीज कर गया। तो ऐसे में कई बार नॉन इफेक्टिव भी हो सकते हैं या फिर कोई एग्रावेशन भी दे सकती है। ओके, तो हमारे ज़्यादातर प्रैक्टिस में आप देख रहे होंगे एक साथ दो मेडिसिन को एक ग्रुप की हम नहीं लाते, और ज़्यादातर जो एनएल सिन्हा सामने या अदर और जो उनके बाद हुए डॉक्टर्स मिलाया, और कुछ डॉक्टर्स ने कई एक जैसे कि सिम्टोमेटिक, यहाँ पे सिम्टोमेटिक हम कहेंगे, चलो ठीक है इम्यूनो सिस्टम चला गया तो वो भी हम ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टिव है तो वो भी ले लेते हैं, तो ये सब मिला करके कई मेडिसिनों पे एक साथ रख दिया। जैसे कि जहाँ पे यूट्रस में C1 आ रहा है, चलो C1 भी ले लिया, यूट्रस में C5 भी आ रहा है, चलो वहाँ पे नॉट है तो C5 भी ले लिया, C1 और C5 दोनों एट ए टाइम एक साथ कर दिया। तो ये मीन्स कंफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है या उनकी कुछ भी स्टडी हो, लेकिन हमारी स्टडी में ये चीज़ मैच नहीं कर रही। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम A3 दे सकते हैं अगर ज़्यादा डाउट अगर होता है कि दोनों इसमें बैरियर हो, लेकिन जब हम एमआरआई वगैरह पेशेंट की देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि ये रीज़न क्या है। यहाँ रीज़न जो ब्लॉक हो रहा है, जो बीटा सेल्स डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, इसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स प्रॉपर मैसेज रिलीज नहीं कर रही और यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो रही। जब न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा, चीज़ जाहिर सी बात है वो स्लो हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से, तो ऐसे कंडीशन में वो यूजलेस हो जाती है। तो सबसे पहले हमें यूजफुल बनाना है, यूजफुल बनाने के लिए वही फार्मूला है S5 और C17 A1 या A3 और F1 और RE। कॉज, अच्छा कॉज अगर हेरिडिटी है, कॉज अगर हेरिडिटी है तो हेरिडिटी के अंदर हमने पहले भी बताया है कि वेन देते हैं, वेन देने से क्या होगा, आप जो प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो गई है उसे डीएक्टिवेट कर देंगे। जो हेरिडिटी से जो प्रोग्रामिंग बॉडी के अंदर आई है, एक खास टाइम में जाकर वो एक्टिवेट हो रही है, उसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसे बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। आप दावा नहीं कर सकते कि हम डायबिटीज़ को 100% और रिमूव कर सकते हैं वो डायबिटीज़ जो हेरिडिटी से आ रही है।
हाँ, उस डायबिटीज को आप रिमूव कर सकते हैं जो इनिशियल किसी ड्रग्स की इफेक्ट की वजह से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। इनिशियल कॉज है, इनिशियल। विदाउट डायबिटीज प्रोड्यूस हुए हम ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो नए जो जनरेशन डेवलप करती जाएगी, नए जो जैसे कि मैरिड होगी और बच्चे होंगे, तो उस कंडीशन में वो प्रिंट लगातार सही होती जाएगी और आगे जाकर वो जो ब्लू प्रिंट का जो डिफेक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कि जब कोई चीज़ डीएक्टिवेट किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम में अगर डीएक्टिवेट कर दी जाए या किसी चीज़ को हम रिमूव करते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स बाकी रह जाते हैं और आगे जाकर के अगर हम बहुत डिस्टेंस उसका क्रिएट करते हैं तो डिस्टेंस के बाद वो चीज़ दिखती नहीं है। कभी भी आप रास्ते सफ़र कहीं पे आप जा रहे हो, देखें हो कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो थोड़ी दूर आप दूर से होंगे, करीब जब पहुंचेंगे तो वो एक्सीडेंट वाली चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप जैसे उसके करीब जाते हैं, बहुत करीब हो जाती है, आप उसको देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी या व्हीकल्स दूर होती जाती है फिर आपकी नज़रों से ख़त्म होती जाती है चीज़ें, तो वो एक चीज़ें एक पीरियड आया और चला गया। तो आप अपने ब्रेन के जरिए इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, जो चीज़ आई थी उससे आप पीछे डाल सकते हैं, उससे प्रोग्रामिंग के अंदर डीएक्टिवेट कर दिया और आप आगे बढ़ गए। ओके। है किसका? एस्ट्रो का तो कोई हमें रोल नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं, एस वाले एस सिक्स C17 तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड की हो गई। एस सिक्स जो है एड्रिनल ग्लैंड की हो गई, ग्लैंड की। C6 तो टिश्यू किडनी टिश्यूज के लिए हो गई। वेन वन वही है हेरिडिटी के लिए। ब्ल- नहीं, अगर उससे आपको रिजल्ट मिलता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देना है तो अलग से दे सकते हैं। हम्म, नहीं तो आप ही। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए, ये जो है हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को, ये जो फिजियोलॉजिकल है, बायोकेमिस्ट्री, इसको लेके हम चल रहे हैं। अब ये लोग जो S1 मिला रहे हैं, S1 हाँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे काम करती है लेकिन इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है। यहाँ S1 C17 के साथ मिलकर इम्यून सिस्टम को, अगर इम्यून सिस्टम क्योंकि इफेक्टिव है तो वहाँ पर ये वर्क कर जाएगी। ओके। और S2 जो है ये ड्रेन करने वाली है, रिलीज करने वाली चीज को। तो अगर कोई चीज कहीं पे बैरियर हो रही है तो उसे रिलीज कर देगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो परमानेंटली उस जो लैंगर हैंस है पेंक्रियास का, उसे क्रिएट नहीं कर पाएगी। पेंक्रियास के हाँ, S5 जब हम ऐड करते हैं पेंक्रियास के टोटल सेलुलर मेडिसिन पे सेलुलर वर्क करती है, इंट्रा सेलुलर वर्क करती है, उसके पूरे क्रिएशन पे वर्क करती है। हाँ, हाँ, D5 बना लें। और अगर उसको फास्टली अगर रिजल्ट देना चाहते हैं तो बस डोज बढ़ा दें। अगर उससे भी आप फास्ट देना चाहते हैं तो अगर मतलब है कि पेशेंट इस चीज, हाँ कर सकते हैं, और आप D3 पे भी दे सकते हैं इस फार्मूले को, दे सकते हैं।
नहीं, अगर पेशेंट सेंसिटिव है तो नहीं देना है। अगर पेशेंट मतलब सही है तो आप दे सकते हैं। टेम्परेचर भी देखें बॉडी का। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हीट होगा तो एग्रीवेशन आ सकता है। ठंडक में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है D3 का। तो D3 भी जैसे इमीडिएटली कंट्रोल के लिए, हाँ, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट हो जैसे 10 साल 15 साल 20 साल वाला, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं, एग्रीवेशन आने वाला है। हाँ, D5 में। जी हाँ। अब उसका डबल डोज कर सकते हैं, जैसे कि आपने 5 ड्रॉप मिलाया है 50 ml में, तो 10 ड्रॉप कर दिए, 20 ड्रॉप कर दिए, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दिए। ठीक है। तो ये यहाँ पर GLP का फार्मूला हो गया, जो हमारा S5 C17 और A1 F1। यहाँ लिख दें या फिर चलेगा, याद रहेगा? हाँ। हाँ, तो अब यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ये हमारे पूरे पेशेंट पे चले हुए हैं। इसमें BP भी कंट्रोल आ जाएगा। जी हाँ। जी हाँ, सब आ जाएंगे इसके अंदर। पूरा फार्मूला आप BP में जाके देखो, हाइपरटेंशन में जाके देखो, तो A1 आ ही रहा है, आ ही रही है। F1 आ रहा है, S5 आ रहा है। ट्राई करें। ट्राई करें। ठीक। और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो GLP हमारा जो फार्मूला है, S5 C17 A1 F1 और A1 RE का जो है, ये GLP को प्रोड्यूस कराता है, GLP 1 को मेंटेन करता है। ठीक है। क्लियर हो गया? और प्रोडक्शन ऑफ CAMP फ्रॉम ATP, ये ATP को क्रिएट करता है, ATP को मैनेज करता है यहाँ पे। मैकेनिज्म: ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 रिलीज फ्रॉम गट। अब ये देखिए, इंटेस्टाइन से, गट से हो रहा है। इन इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स gastric emptying and food intake action, maximizing nutrient absorption while limiting weight gain। तो यहाँ पर जब हम, यहाँ पर ऊपर क्या हुआ, हमने GLP-1 दिया। अब यहाँ पर जो गट के लिए आया फार्मूला, ये तो हमारा कर रहा है गट के ऊपर। जो फार्मूला दिया वो पेंक्रियाज में भी कर रहा है, लेकिन अब आप अगर देखेंगे बैक्टीरिया मेड के अंदर, तो एस्ट्रेन जो काम करता है वो आपके लीवर पे भी काम करता है और गट पे भी काम करता है, होल इंटेस्टाइनल सिस्टम पे काम करता है, फिजियोलॉजिकल। तो यहाँ पर हम अपर मिल एस्ट्रेन कर देते हैं, तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, रिलीज फ्रॉम द गट इंटर इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स कंट्रोल मीन्स रिलेटेड ग्लाइकेसीमिया। तो यहाँ पर ये एस्टेन काम कर जाएगा। तो ये इम्पेटिंग एंड फूड इनटेक एक्शंस मैक्सिमाइजिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वाइल लिमिटिंग वेट गेन। तो यहाँ वेट गेन को भी कंट्रोल कर जाएगा ये। ठीक है। आफ्टर मील एस्टेन। अब यहाँ पे आते हैं इफेक्ट। GLP-1 decrease gastric motility via direct effect on gastric smooth muscles and also inhibit postprandial acids secretions. It also decrease small intestine movements through inhibition of smooth muscles activity.
resulting in an overall reduction in the absorption of nutrients from the GI tract 4. ओके, तो ये जब हम स्टेन दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा इंटेस्टाइन मूवमेंट्स थ्रू इनहिबिटेशन ऑफ स्मूथ मसल्स प्रॉपर मैनेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ग्लाइकोज का, जो हमारे फूड्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आगे जाकर हमारे बॉडी के अंदर कन्वर्ट होंगे अदर केमिकल्स में, तो वो यहाँ से प्रॉपर बॉडी को मिल जा रहा है, किसी चीज़ की डिफिशियंसी क्रिएट नहीं होती है. ओके, सिक्रेशन ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 is an intestinal hormone that excrete profound effect in the regulation of glycemia, stimulating glucose-dependent insulin secretion, proinsulin gene expression, and beta cells proliferative and anti-apoptotic pathways, as well as inhibiting glucose release, gastric of the pancreas and on neurons of the brain. It is involved in the control of blood sugars levels by enhancing insulin secretions. In humans, it is synthesized by the genes GLP-1R, which is present on chromosome 6. ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? क्रोमोसोम 6 के जरिए. तो ये हमारा जो फार्मूला है वो क्रोमोसोम 6 को भी नॉर्मलाइज कर रहा है. यहाँ देख सकते हैं GLP-1RA कैसे काम कर रहा है. मेडुला हेमुलर MHB, इंटरपेंडुलर न्यूक्लियस IPN, स्टेल नोजिया यहाँ पे अगर होता है तो स्टैटिक नोजिया इंक्रीज करेंगे, फूड इंटेक कम हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. फिर इसके अंदर होगा निकोटेनिक एवर्जन्स इंक्रीज कर जाएगा, नोजिया इंक्रीज कर जाएगी, निकोटेनिक इंटेक डिक्रीज कर जाएगा, इंटेक कम हो जाएगा, निकोटाइन जो बॉडी के अंदर बन रहा है, स्मोकिंग सेजेशन, यहाँ पर फिर GPL जो इफेक्ट कर रहा है ऑर्गन्स को, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिली यहाँ पे होगा, इस्चेमिया इंजरी हो सकती है, इस्चेमिक इंजरी हो सकती है, गैस्ट्रिक इम्पेटिंग हो जाएगी, इंसुलिन सिंथेसाइज डिक्रीज कर जाएगा, इंसुलिन सिक्रेशंस इंक्रीज कर जाएगा, फिर ग्लूकागॉन सिक्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, बीटा सेल्स एपोप्टोसिस डिक्रीज कर जाएगा. तो जब हम S5C17 वाला जो फार्मूला यूज करेंगे तो ये जो इंक्रीज कर रहा हो और डिक्रीज कर रहा है, जब हम D5 के अंदर रखेंगे तो ये बैलेंस में रिलीज होगा, ये बैलेंस में रिलीज होगा. और ऐसी कंडीशन में जब बैलेंस में रिलीज होगा तो यहाँ पर इफेक्ट बेहतर आएगा, बॉडी नॉर्मल वे में वर्क करेगी. ठीक है, इम्यून एक्टिविटीज फिर ये इंक्रीज कर जाएगा, फिर यहाँ पे TNF अल्फा डिक्रीज कर जाएगा, IL-6 जो क्रोमोसोम है वो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे. तो ये फार्मूला इनको नॉर्मल कंडीशन में लाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है. ब्रेन न्यूरो प्रोटेक्शंस एपिटाइट डिक्रीज हो रहा है, न्यूरो प्रोटेक्शन बढ़ जा रहा है यहाँ पे GPL और GI ट्रैक्ट्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, और ये रिलीज हो रहा है GIT ट्रैक्ट्स के जरिए. और कार्डियो प्रोटेक्शंस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जा रहा है. कार्डियक प्रोटेक्शन इंक्रीज करने की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जा रहा है. लीवर ग्लूकोज प्रोटेक्शंस डिक्रीज कर रहा है. इंसुलिन
सेंसिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज कर जा रही है लीवर के अंदर, जिसके वजह से यहाँ पे ग्लूकोज प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। मसल्स के अंदर यहाँ पे इंसुलिन सेक्रेशंस बढ़ा हुआ है, लेकिन ग्लूकोज सिक्रेशन डाउन पे है, तो इसे मसल्स को ग्लूकोज लेवल्स डाउन हो रहा है, यहाँ पे लीवर को डाउन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो स्टॉक है, जो ग्लूकोज का जो एनर्जी दे रहा है मसल्स और लीवर्स को वर्क करने के लिए, वो प्रॉपर यहाँ मिल नहीं रही, और ये जा रही है सीधे आर्टरीज के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं ग्लूकोज। तो फिर यहाँ पे आइसोलेट्स इंसुलिन बायोसिंथेसिस बीटा इंक्रीज कर रहा है, फिर बीटा सेल्स प्रोपेलेशन इंक्रीज कर रहा है, बीटा सेल्स एपोप्टोसिस डिक्रीज कर रहा है, स्टमक गैस्ट्रिक इम्पैटिंग यहाँ पर डेवलप हो रही है, गैस्ट्रिक इम्पैटिंग पे डिक्रीज। इसी तरीके से हम देख सकते हैं GLP-1 और यहाँ पर GLP-1R फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज और सुप्रेसेस ग्लूकोज रिलीज, रिड्यूस एपेटाइट एंड बॉडी वेट, स्लो गैस्ट्रिक इम्पैटिंग, स्टिमुलेट बीटा सेल्स डिफरेंशिएशन और रिप्लिकेशंस एंड सर्वाइवल, और एक्सनेटेड और GLP-1R और सब्स्टिट्यूट साइक्लोग्लूटोनेट्स BOC5 और सब्स्टिट्यूट फोनिक्लेजन कंपाउंड 2, ये क्या है TPP4 इमिटेटर्स के लिए। अब ये सारे फार्मूले हैं, आप लोग देख लेंगे, अब ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, ये इसमें कुछ ज़्यादातर आपको बता ही दिया गया है। हाँ, यहाँ पे दे रहे हैं हाइपर ग्लाइसेमिया है, डिक्रीज इंसुलिन, और रिलेटिव हाइपर हाइप्रोसोलोमर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेटस HSS रिलेटिव, एमिनो एसिड्स रिलीज हो रहा है मसल से, पेरिफेरल टिश्यूज, फिर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस, हाइपरग्लाइसेमिया, ऑस्मोटिक डायरेसिस और परफाउंड डिहाइड्रेशन यहाँ पर रिलीज हो रहा है लीवर के थ्रू। फिर यहाँ पे डायबिटीज़, कीटोनेसिस, डीके, एब्सोल्यूट फ्री फैटी एसिड, एडिपोज टिश्यूज और कीटोन बॉडी प्रोडक्शंस, बीटा हाइड्रोक्सोब्यूटीरेट एंड एसिटोसिटेट, ये हाइपर कीटोनिया डेवलप कर रहा है, एसिडीमिया डेवलप कर रहा है, तो ये हो रहा है डिक्रीज ऑफ इंसुलिन की वजह से, हाइपर ग्लाइसेमिया डिक्रीज हो गई इंसुलिन, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो रहा है। व्हाट आर 3 कॉज ऑफ डायबिटीज? रिस्क फैक्टर्स प्री डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, वेट, द मोर फैटी टिश्यूज यू हैव, जब इंसान बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यूज रखेगा तो वहाँ पे खतरा है, द मोर रेजिस्टेंस योर सेल्स बिकम्स टू इंसुलिन, ये फैटी एसिड्स क्या होता है, फैटी टिश्यूज क्या होते हैं हमारे सेल्स के अंदर जब पाए जाते हैं, तो ये आने वाले इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, द मोर रेजिस्टेंट योर सेल्स बिकम टू इंसुलिन, जो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, जो इंसुलिन हमारे सेल्स के अंदर आ रही है इनएक्टिविटी, और वहाँ पे इनएक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं, दीज लेस एक्टिव यू आर द ग्रेटर योर रिस्क, फैमिली हिस्ट्री, रेस आर एथेंटिसिटी, एज, जेस्टेशनल डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, ये कॉज हैं, इस 3 कॉज की वजह से ये चीज़ डेवलप हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, एज की इफेक्ट होता है, रेस आर एथेंटिसिटी हमारे वर्किंग कंडीशन को ले जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली की हिस्ट्री किस टाइप की है, इसमें किस टाइप के वर्क करते हैं, क्या उनको पहले से ये था किसी के फैमिली के अंदर ये चीज़, तो वहाँ पे डेवलप करता है। ज़्यादा आराम की जो ज़िंदगी होती है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये फैट हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, हमारा मूवमेंट्स कम होता है, हम बैठ कर सारे काम करते हैं, तो
ओवर वेट जब बढ़ता है, फैट बॉडी के अंदर इम्प्रूव करने लगता है, जब ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सेल्स जो है बैरियर हो जाते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन प्रॉपर जा नहीं सकता, रजिस्ट कर जाता है सेल के अंदर, इंसुलिन पहुँच नहीं पाता, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ऐसी कंडीशन में, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज type 2 diabetes? Although not everyone with the type 2 diabetes is overweight, obesity, and inactivities lifestyles are two of the most common cause of type 2 diabetes. These these things are responsible for about 90% to 95% of diabetes case in United States. इस टाइप के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट के अंदर होते हैं। What is the main cause of diabetes? What cause type 1 diabetes? Type 1 diabetes occurs when your immune system, देखिए यहाँ पे type 1 diabetes occurs when your immune system, तो अगर S1 दिया जा रहा है SC17 के साथ, तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम्स का मेंटेन होगा। अगर इम्यून सिस्टम्स का कॉज बन रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ का, तो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ ही क्योर पाएगी जो इम्यून सिस्टम की वजह से डेवलप हो रही है। द बॉडीज सिस्टम फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन की वजह से, तो S1 वहाँ पे इम्यून सिस्टम डेवलप करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करे। अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल्स। अब अगर बीटा सेल्स का यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अटैक अगर उस जगह से हो रहा है, सेल ऑफ द पेंक्रियाज, तो यहाँ पर हमारा S5C17A1 और F1 और RE का फार्मूला काम करेगा। साइंटिस्ट थिंक टाइप 1 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय जीन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जीन्स भी फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है, सच एज वायरसेस द माइट ट्राइगर्स द डिजीज। और ज़्यादातर ये चीज़ जो है वायरस अटैक की वजह से होती है, जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस हो गया किसी टाइप का, और या फिर जॉन्डिस हुआ डेवलप हो गया, और उस वायरस का अटैक जो है किसी वजह से पेंक्रियाज के ऊपर हो, या कोई ट्रीटमेंट लिया और पेंक्रियाज के ऊपर पेंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप की डिजीज हुई। अब यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज का जो कॉज था वो था इम्यून सिस्टम। अब अगर इम्यून सिस्टम तक रिलेटेड रहा, तो यहाँ पर आपका एक हद तक मेडिसिन काम करेगी, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया कि वहाँ पे काम कर रही है, और उसके बाद काम करना रोक देगी, क्योंकि अब उसे चाहिए पेंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन होना चाहिए, जो हो नहीं रहा, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है इंसुलिन का जो पेंक्रियाज लैंगरहैंस डिस्ट्रॉय हो चुका है, या वो बैरियर हो चुका है, तो वहाँ से हमें सिक्रेशन कराना है। इसलिए वही फार्मूला यूज़ किया जाएगा S5C17 दैट इज कॉज बाय द चेंज। What does type 2 diabetes mellitus means? Published December 2018, type 2 diabetes is a chronic disease. ये chronic disease होते हैं diabetes 2. It is characterized by high levels of sugar in the blood, जिनका जैसे 400 500 पे सडनली पता चलता है, पता नहीं चलता है कि इन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन कभी अगर टेस्ट कराए तो सडनली पता चलता है कि ये इनको डायबिटीज़ नहीं है। तो ऐसे में ये क्रॉनिक होता है, और बहुत टाइम तक अगर कोई डिजीज़ नहीं हुई डेवलप बॉडी के अंदर, और साइलेंट तरीके से ये डेवलप होता है, और जब ब्लड टेस्ट कराया था किसी वक्त पे, जैसे कि अभी फीवर आ गया, चलो ठीक है, बहुत दिनों के बाद फीवर आया और टेस्ट कराया, तो उसमें यूरिन टेस्ट कराया, यूरिन में थोड़ा शुगर दिखा, तो फिर उसका ब्लड टेस्ट कराया, या फिर कोई मेडिसिन चलाई जा रही है वर्क नहीं कर रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है अभी कुछ दिनों से दर्द हो रही थी, मेडिसिन ले रहे थे, काम कर रही थी, अभी काम नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में जब हम टेस्ट कराते हैं तब पाते हैं कि शुगर लेवल हमारा बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज़ क्रॉनिक कंडीशन में, और हर वो चीज़ जो 15 डेज से एबव हो जाए वो क्रॉनिक में काउंट की जाती है। एक्यूट 24 आवर्स के अंदर होता है, सब एक्यूट 24 आवर टू 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है, 72 घंटे के अंदर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो डिवीज़न चेंज हो करके सीधे जब हमारा देखिए पहला जो इन्फेक्शन एलर्जी में
हमारे पास डिजीज आती है एलर्जी लेवल पे, फिर वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट होती है। 15 डेज बाद अगर कोई भी डिजीज में सर्वाइव हो गया है, 15 डेज हो गया तो वो क्रॉनिक में आ जाता है। देखिए पहले 24 आवर्स के अंदर जो होता है, जो इनिशियल कंडीशन है वो एक्यूट हुआ है, 24 आवर तक एक्यूट में लिया जाता है। 24 आवर के अंदर पश फॉर्मेशन नहीं होता अंदर, 24 आवर्स के बाद जो है पश फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जहाँ पश फॉर्मेशन शुरू हुआ तो समझ लिया बैक्टीरिया डेवलप होने लगे। तो ये सब एक्यूट में चला गया, ये थोड़ा सा क्रॉनिक की तरफ गया। 72 आवर्स के बाद ये जो है पूरी तरीके से सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अभी कलेक्शन जो इंटरनल सेल्स के अंदर फ्लूइड्स हैं वो डैमेज हुए हैं, उसके बाद टिश्यू डैमेज होना शुरू होते हैं 72 आवर्स के बाद। फिर 72 आवर्स के बाद ये अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये फिर टिश्यूज की और डेप्थ में जाते हैं, और फिर अगर ये 15 डेज अगर सर्वाइव कर गए तो ये सेल्स के स्ट्रक्चर मीन्स इफेक्ट करते हैं न्यूक्लियस पे, और अगर ये आर्गन पे रह गए तो आर्गन के न्यूक्लियस को डैमेज कर देते हैं। आर्गन के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके सेल्स न्यूक्लियस को डैमेज करें, और जब न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है तो किसी चीज़ का क्रिएशन नहीं हो पाता, क्रिएट नहीं हो पाती, जो यहाँ पे कॉज बन रहा है डायबिटीज़ के अंदर। कि पैंक्रियाज कहते हैं ना कि पैंक्रियाज तो कभी सही नहीं होता, हमेशा इंसुलिन लेना पड़ेगा, हमेशा गोली पे रहना पड़ेगा। तो रीज़न यही है कि वो पूरी तरीके से साइलेंट तरीके से उस पर इन्फेक्शन पहुंच जाता है, या किसी मेडिसिन का इफेक्ट होता है जिसके वजह से पैंक्रियाज का लैंगरहैंस पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिससे बीटा सेल्स प्रोड्यूस नहीं होता और इंसुलिन का सिक्रेशन हो नहीं। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो है ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो हमारी मेडिसिन की क्वालिटी क्या है कि जब हम मेडिसिन शुरू करते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो अगर जैसे कि एक हमारे वहाँ कोई प्लांट्स लगा हुआ हो गमले में गार्डन के अंदर, और उसमें पानी नहीं दिया जा रहा हो कुछ दिनों से, वहाँ पे पानी की भी नमी भी ना हो, किसी तरीके से मॉइस्चर ना हो उस जगह पे, तो वो धीमे धीमे, जी हाँ, जैसे वहाँ पे सूखना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ड्राई होने लगते हैं, लीफ गिरना शुरू हो जाती है, तो ये एक सिम्टम्स होता है कि इसे किसी चीज़ की कमी हो रही है। अब अगर उसमें कुछ भी बाकी रह गया है रूट्स के अंदर, रूट्स अगर कनेक्ट है, यहाँ हम कह रहे हैं रूट्स, और रूट्स अगर कनेक्ट है अर्थ से, और अर्थ के अंदर कहीं पे भी अगर थोड़ा मॉइस्चर बाकी है, और आप एक हफ्ते के बाद भी अगर उसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो वो फिर से ग्रेनिश होना शुरू हो जाएगा। ये वो छोटे प्लांट्स के बारे में। बड़े प्लांट्स के बारे में भी ऐसी है कि जब उसे लगातार वो सूख रहा हो, आप 1 महीने या 2 महीने के बाद अगर उसमें पानी डालना उसको मिलना शुरू हो जाए भरपूर, तो वो उसमें पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे आर्गन्स भी कनेक्ट होते हैं नर्वस सिस्टम से, और कनेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो भी उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँचाने के लिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर हमारा नर्वस सिस्टम वहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो वो डिमांड नहीं करेगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ भूख लगी है। जैसे कि इंसान कोशिश करता है, जब उसकी तबीयत करती तभी खाता है, जब उसे भूख लगती तभी खाता है। तो ऐसे हमारे ऑर्गन्स के डिमांड्स होते हैं। और अच्छा, डिमांड्स के बाद जो है उसको ड्रेन भी करता है, उसका मेटाबोलाइज करता है, जो उसके फायदे की चीज़ होती है उसको रखता है, नई फायदे की चीज़ होती है उसे ड्रेन कर देता है, निकाल देता है। जैसे कि हम फिकस पास कर देते हैं, यूरिन पास करते हैं, या स्वेटिंग हो जाती है, पसीना पास हो जाता है, तो ये जो प्रेस्पारेशन हो जाता है तो हमारी जो अनयूजेड चीज़ होती है बाहर निकल जाती है। तो ऐसे हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी अनडाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत नहीं हुई है, अब ये यूजलेस हो गई हैं, तो उसे बाहर निकाल देता है। अब अगर वो निकालता है तो वो ब्लड के थ्रू निकालेगा, ब्लड के थ्रू निकालेगा। जो सिस्टम है, जैसे कि अगर कोई गैस है, जो गैस वहाँ पे बन रही है पैंक्रियाज के अंदर, कहीं पे भी अगर बॉडी के किसी हिस्से में गैस डेवलप हो रही है, अमोनिया वगैरह जैसे भी कोई भी है, यहाँ पे हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि बहुत ज़्यादा अगर सेल्स के डिटेल में जाते हैं तो बहुत तरीके से गैस भी पाई जाती है। वो गैस अगर ड्रेन करते हैं तो जैसे कि ऑक्सीजन ही ले लें, ऑक्सीजन है यूज़ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ डेवलप हो गई, तो वो ड्रेन होगी, वो भी ब्लड के अंदर आ जाएगी। ब्लड के अंदर जब आएगी तो वो ब्लैकिश कलर का ब्लड हो जाएगा। तो जब वो ब्लड लेके चलेगा तो जो उसके अंदर टॉक्सिकेशन होगा इंटेस्टाइन के पास जाएगा तो वो रिमूव कर देगा, वहाँ पे चीज़ें निकाल देगा, ड्रेन कर देगा। फिर आगे बढ़ेगा, किडनी की तरफ जाएगा, जो और कुछ चीज़ें होंगी जो किडनी से रिमूव करना होगा वो किडनी से रिमूव हो जाएगी।
फिर ये लीवर की तरफ ट्रांसफर होगा, लीवर से जो चीज़ इसे लेना होगा लेकर के इसे रिमूव कर देगा, फिर आपका ये जाएगा लंग्स की तरफ, लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड सभी जगह से होती हुई लंग्स की तरफ जाएगी, लंग्स से जा करके वो रिलीज हो जाएगी हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के जरिए। इंस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेंगे, एक्सपिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे बाहर। तो इस तरीके से हर बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये एक दूसरे से मिलके काम नहीं करेंगे, इनमें कहीं भी अगर बैरियर पैदा हो गया, रुकावट पैदा हो गई, तो ये काम करना बंद कर देते हैं। पहले तो कॉम्प्लिकेशन देंगे और साइन डेवलप होगी, सिम्टम डेवलप होंगे। अगर हम उसे पेन समझ करके उसे वहीं पर रहने देंगे, उसे पेन किलर लेकर के वहीं पर उसे ख़त्म कर देंगे, तो ये चीज़ क्या है, 2-4 बार कॉम्प्लिकेशन तेज़ आएगी। फिर उसके बाद अगर हम उसे केयर नहीं किया, नेचुरल तरीके से उसे ट्रीट नहीं किया, तो पता ये चला कि वो काम करना बंद कर देगा। जैसे कि डायबिटीज़ में अक्सर देखा है, सुना भी है कि पेंक्रियाज का काम करना बंद हो जाता है, इसलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता तो फिर इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर हम उसके प्रोडक्शन को फिर से री इस्टेब्लिश करते हैं, रिफॉर्म में लाते हैं। और उनके जब हम सर्कुलेशन को शुरू करते हैं तो उनके जो उनके सेल्स हैं फिर री एक्स्ट्रा ग्रो सेल्स हो जाएंगे बॉडी के अंदर, म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो कैंसर यही चीज़ है कि एक सेल्स डेवलप होता है, फिर सेल्स खुद डेवलप कर देता है, तो डेवलप होते होते एक नॉट सी बन जाती है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा सेल्स बॉडी के अंदर डेवलप होने लगता है, तो फिर वो टॉक्सिकेशन भी वहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन भी। और जब कंजेशन से पुश कर देते हैं, जिस वजह से पेन डेवलप हो जाती है, तो कैंसर इस तरीके से एहसास होता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन यू लाइव विद टाइप 2 डायबिटीज? A 55-year-old man with type 2 diabetes could expect to live for another 13.2 to 21.1 years, while the general expectancy would be another 24.7 years. A 75 years old man with the disease might expect to live from another 4.3 to 9.6 years compared with the general expectancy of another 10 years. देखिए यहाँ पे जो एज का है, कितने साल वो रह सकता है जिंदा, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट कितना एक्टिव है अपनी सेहत को लेकर के। अब अगर आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया है, आप फुल ईमानदारी से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और कोई भी चाहे वो एलोपैथ में भी इंसुलिन ले रहा है और या फिर डायबिटीज़ की गोलियाँ खा रहा है, लेकिन वो अगर लापरवाही कर रहा है और जो प्रिकॉशन बताए गए वो प्रिकॉशन नहीं लेता है, और स्वीट्स भी ले रहा है, चाय भी पी रहा है वो शुगर वाली, और उसके साथ ग्लूकोज का बिस्किट भी खा रहा है, जो कि हमने अपने आंखों से देखा। अगर ऐसा कर रहा है तो समझ लें कि वो अपनी सुसाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो लाइफ दी गई है 13.2 टू 21.1 ईयर्स रह सकता है। अगर 55 ईयर्स के पेशेंट को डायबिटीज़ है, ईयर्स बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं। अभी बात कर रहे थे, अभी गए और रात में ख़त्म हो गए, इस टाइप की। ठीक है, तो यहाँ से अब थोड़ा सा रोक देते हैं और कल फिर शुरू करते हैं।
हालांकि डायबिटीज़ का चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, अब हम इसे शॉर्ट करना चाह रहे हैं, कल शॉर्ट करके इसे ख़त्म करें।